हम अक्सर सोचते हैं कि चुनावी जीत सिर्फ आंकड़ों का खेल है, पर क्या ये सच है? एक राजनीतिक गढ़ बनाना और उसे सालों साल, दशकों तक बनाए रखना, ये सिर्फ गणित नहीं, ये एक कला है, एक विज्ञान है। आज हम हिमाचल प्रदेश के सिराज विधानसभा क्षेत्र के केस स्टडी के जरिए इसी कला को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि आखिर भरोसा बनाया कैसे जाता है और उससे भी जरूरी, उसे कायम कैसे रखा जाता है। चलिए आपको ले चलते हैं सिराज। हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा ये इलाका सिर्फ सेब के बागानों और शानदार नज़ारों की जमीन नहीं है। नहीं, इसकी कहानी ज्यादा गहरी है। ये कहानी है यहाँ के लोगों की उम्मीदों की, उनकी रोज की चुनौतियों की, और हाँ, कभी कभी बाढ़ जैसी कुदरती आफतों से जूझने की भी। तो यहाँ के लोग असल में चाहते क्या हैं? उनकी असली परेशानियां क्या हैं? इन सवालों के जवाब में ही यहाँ की राजनीति की चाबी छिपी हुई है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सिराज की धड़कन को महसूस करेंगे, वहां के लोग, उनकी जमीन और उनकी समस्याएं। फिर हम आंकड़ों की परतें हटाकर जनादेश के पीछे की कहानी को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये मजबूत किला बना कैसे, और फिर हम गांव में जाकर उन दबी हुई शिकायतों को भी सुनेंगे जो अक्सर बड़े नतीजों के शोर में खो जाती हैं। और आखिर में हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव जिताने का फॉर्मूला नहीं, बल्कि लोगों का स्थायी विश्वास बनाने का एक रास्ता दिखाता है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए चुनावी नंबरों को भूल जाते हैं और सिराज के असल माहौल को समझते हैं। यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर चलती कैसे है, उनकी उम्मीदें और चिंताएं क्या हैं। देखिए, सिराज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ दो चीजें हैं, सेब की खेती और टूरिज्म। लेकिन यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो राजपूत और ब्राह्मण जैसी मजबूत जातिगत निष्ठाओं से बुना हुआ है, और इसका चुनावी नतीजों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा ये इलाका बाढ़ जैसी कुदरती चुनौतियों के लिए भी जाना जाता है। और हाँ, एक और बड़ी चीज हो रही है, मोबाइल और इंटरनेट। इसकी वजह से बातचीत का, जानकारी फैलाने का तरीका तेजी से बदल रहा है। कोई भी संदेश, चाहे वो सच हो या झूठ, अब बहुत तेजी से फैलता है। चलिए अब बात करते हैं 2022 के चुनावी आंकड़ों की। पर इन्हें सिर्फ हार जीत के नंबरों की तरह मत देखिए। ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें इस क्षेत्र की राजनीतिक सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। सबसे पहला आंकड़ा जो सामने आता है वो है 83.91%। ये क्या है? ये है वोटर टर्नआउट। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर कितने ज्यादा जागरूक हैं और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो वोटिंग के दिन घर पर बैठते हैं। नहीं, ये अपनी राय रखते हैं और जोर शोर से रखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर, 75.70%। ये है जीतने वाले उम्मीदवार का वोट शेयर। ये नंबर एक तरफा जीत की कहानी कहता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक तरह का प्रभुत्व है, एक डोमिनेंस है। और आखिर में जीत का अंतर 38,183 वोट। ये इतना बड़ा फासला है कि ये एक राजनीतिक किले की तस्वीर साफ कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किला बना कैसे? अच्छा, ये डैशबोर्ड हमें पूरी तस्वीर एक साथ दिखाता है। एक तरफ बीजेपी को 75.70% वोट मिले, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 21.74% पर सिमट गई। मतलब मोटे तौर पर हर 4 में से 3 वोट विजेता को गए। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये एक जबरदस्त जनादेश है जो विपक्ष को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ये जो प्रभुत्व है ये रातों रात नहीं बना। 2022 का नतीजा तो बस एक तस्वीर है। असली कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस लंबे सफर को देखना होगा जिसने 3 दशकों में धीरे धीरे इस राजनीतिक नियंत्रण को खड़ा किया है। ये चार्ट सिर्फ नंबर नहीं है, ये सत्ता के बदलते संतुलन की कहानी है। देखिए, 1998 में पासा पलटा और 2007 के बाद से तो बीजेपी ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वोट शेयर लगातार बढ़ता गया। और फिर 2022 में ये जो 75% तक की छलांग है, ये साफ बताता है कि ये किसी एक दिन का करिश्मा नहीं, बल्कि सालों की एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। तो इस प्रभुत्व के पीछे की वजह क्या है? तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक मजबूत और लंबे समय से टिका हुआ नेतृत्व और गांव-गांव तक फैला एक संगठित कैडर, और दूसरी तरफ अंदरूनी कलह से जूझता और बिखरा हुआ विपक्ष। ये एक क्लासिक केस है जहां एक मजबूत एकजुट सेना ने एक बिखरी हुई और दिशाहीन फौज को पूरी तरह से मात दे दी। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इतनी बड़ी जीत का मतलब है कि जमीन पर कोई शिकायतें ही नहीं है? क्या प्रचंड बहुमत लोगों की 100% संतुष्टि का सर्टिफिकेट है? इसका जवाब है नहीं।
किसी भी मजबूत से मजबूत किले में भी कुछ दरारें होती हैं, हमेशा कुछ शिकायतों की जेबें होती हैं। तो चलिए अब जरा इन बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे झांकते हैं और उन दरारों को ढूंढते हैं जहां से असंतोष की धीमी आवाजें आ रही हैं। ये हीट मैप हमें बताता है कि थुनाग जैसे इलाकों में लोग खराब सड़कों और बाढ़ से बचाव के अधूरे इंतजामों से रोज परेशान होते हैं। थाची में एक सरकारी कॉलेज की इमारत सालों से अधूरी पड़ी है, जो वहां के नौजवानों के भविष्य पर सवाल खड़े करती है। देखिए, ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये लोगों की बुनियादी जरूरतों और उम्मीदों की आवाज हैं। और एक स्वस्थ लोकतंत्र में इन आवाजों को सुनना और उनका सम्मान के साथ समाधान करना शासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हर नागरिक के सम्मान से जीने के अधिकार से जुड़ा मामला है। तो इन समस्याओं की पहचान के बाद अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा रणनीतिक ढांचा जो इन सभी चुनौतियों का एक साथ सामना कर सके। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी शासन का एक 4 आयामी नजरिया जो चुनावी रणनीति, जमीनी संगठन, लोगों के बीच कही जा रही कहानी और संसाधनों के मैनेजमेंट को एक साथ जोड़ता है। इसका पहला स्तंभ है चुनावी रणनीति, मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियां नहीं, बल्कि भूगोल और जाति के हिसाब से बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट। अपने कोर वोट बैंक जैसे राजपूत और ब्राह्मण समुदाय के समर्थन को और मजबूत करना, युवाओं तक सीधे पहुंचना और अगर कोई नया राजनीतिक खिलाड़ी मैदान में आए तो उसका मुकाबला करना। दूसरा स्तंभ है संगठनात्मक शक्ति, मतलब गांव स्तर की इकाइयों को मजबूत करना, स्थानीय मुद्दों पर लगातार लोगों से फीडबैक लेना और फिर उन्हीं इकाइयों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं और संसाधनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए करना। ये नेटवर्क एक तरह से शासन की आंख और कान की तरह काम करता है, जो समस्याओं को सीधे ऊपर तक पहुंचाता है और समाधान को सीधे लोगों तक। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी कहानी पर नियंत्रण। राजनीति में जो दिखता है अक्सर वही बिकता है। सिराज आगे बढ़ रहा है जैसी एक पॉजिटिव विकास की कहानी बनाना और विपक्ष की कमजोरियों के सामने अपनी स्थिरता को एक ताकत की तरह पेश करना, ये आधी लड़ाई जीतने जैसा है। और चौथा स्तंभ है संसाधन प्रबंधन। इसमें केंद्र सरकार से विकास के लिए आने वाले फंड का सही इस्तेमाल करना, अभियानों के लिए आर्थिक रूप से तैयार रहना और अपनी योजनाओं को वोटों में बदलने के लिए पैसे, टेक्नोलॉजी और लोगों का सही तालमेल बिठाना शामिल है। तो आखिर में ये सब सिर्फ चुनाव जीतने की इंजीनियरिंग नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने का तरीका है जो चुनावी इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर असल शासन तक जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि चुनावी सफलता अस्थायी हो सकती है, वो आती जाती रहती है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की सुने, जो उनकी जरूरतों के हिसाब से काम करे, वो एक ऐसा बंधन बना सकता है जो पीढ़ियों तक चलता है। इसका मूल सिद्धांत है लोगों की समस्याओं को समझने के लिए डेटा का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। जब लोगों की जानकारी का इस्तेमाल उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भरोसे को और भी गहरा करता है। बस ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये सब सहमति और गोपनीयता के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए हो। तो हम आज की बात इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या ये डेटा पर आधारित व्यवस्थित तरीका ही सभी निर्वाचन क्षेत्रों की राजनीति का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस केस स्टडी से मिलने वाले सबक के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।